नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एलन कॉमर्स क्लासेस के थ्रू मैंने आपको पिछली क्लासों में लेखांकन समीकरण के बारे में आपको बताया था। और ये लेखांकन समीकरण इस प्रकार से था कि चिट्टे की संपत्ति और दायित्व पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है और व्यापार की संपत्तियां व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी के से अथवा बाहरी पक्षों द्वारा प्राप्त धन से खरीदी जाती है। इसका फॉर्मूला था आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और आज मैं इसी सवाल को कराने जा रहा हूं, इसे आप देखें ध्यान से। यह है आपका लेखांकन समीकरण। इस लेखांकन समीकरण का एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, इसे समझें। लेखांकन समीकरण निम्नलिखित विवरणों से, जो विवरण दिए हैं उनसे लेखांकन समीकरण बनाइए। एक व्यापारी है जिसका नाम गोपाल है, उसने व्यापार आरंभ किया है 2.5 लाख रुपए से और उसने माल लगाया है 20,000 का। नगद माल खरीदा उसने 90,000 का। उधार माल बेचा उसने 50,000 का, जिसकी लागत थी 32,000। वेतन दिया उसने 8,000 का। पूर्वदत्त बीमा, जो प्रीपेड बीमा था पहले से उसने चुका दिया, पूर्वदत्त बीमा वो 500 रुपये। और अदत्त वेतन, जो बकाया वेतन था, वो उसने दिया है 2,000 रुपये। यह है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैंने फार्मूला बताया था आपको कि असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मैं आपको यहाँ सवाल करके इसको समझा रहा हूँ, इसे देखें ध्यान से इस सवाल को। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में दे के पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये कॉलम किया और इसमें मैंने ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनाया, जिसमें मैं आपको दर्शाऊंगा कि ट्रांजैक्शन में क्या क्या इससे रिलेटेड एंट्री होंगी। ये असेट्स पक्ष है और ये आपका लायबिलिटीज पक्ष है, LIABILITIES, ये लायबिलिटीज पक्ष है। इसमें लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स, और प्लस कैपिटल, यानी कि लेनदार और पूंजी। जबकि आपका असेट्स पक्ष में आपका कैश, जो कैश के रूप में व्यापारी पैसे लगाएगा, और या स्टॉक यानी माल के रूप में पैसे लगाएगा, माल लगाएगा, प्लस डेप्टर्स, जो भी उधार लेन देन होंगे वो भी देखे जाएंगे, प्लस जो भी संपत्ति होंगी पूर्वदत्त, जिसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस कहते हैं, उन्हें भी हम लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रीपेड, PREPAID, इंश्योरेंस INSURANCE। इस प्रकार से सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे कि इसमें पहला पॉइंट है आपका व्यापार आरंभ किया 2.5 लाख से। तो 2.5 लाख से हम लिखेंगे सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड, BUSINESS, स्टार्टेड, STARTED,
विद कैश एंड गुड्स। इसका मतलब है जो व्यापार है वो स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है नगदी से और माल से। अब नगद कितना लगाया है? नगद है इसमें 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए हम कैश के नीचे लिखेंगे। और माल लगाया है वो एक ही डेट में है 20,000 का, तो स्टॉक में लिखेंगे हम 20,000। बाकी का हमारे पास डेप्टर्स नहीं है तो 0 और प्रीपेड नहीं है, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, जो सवाल में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखे हैं मैंने। यहाँ पे हमारे लेनदार अभी तो 0 ही हैं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन पूंजी हमारी टोटल पूंजी जितने से व्यापार आरंभ किया है 2.5 लाख और 20,000, यानी इक्वल टू 2,70,000। यहाँ किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट जो एंट्री है वो हमने की है इसमें। अब दूसरी एंट्री करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है इसमें नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो इसे लिख सकते हैं हम गुड्स परचेज फॉर कैश। नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। और इसमें हम सबसे पहले लिखा हुआ है कि 90,000 का माल ख़रीदा है उसने, तो 90,000 हमारे कैश से कम हो जाएंगे, तो हम 90,000 को कैश से कम करें। और इधर माल हमारा बढ़ गया है 90,000 से, तो यहाँ हम 90,000 को हम ऐड कर दें, क्योंकि माल बढ़ रहा है और कैश में कम हो रहा है। और हमारा इस पे डेप्टर्स पे कोई असर नहीं है, तो इसे हम जैसा है वैसे रखें। हमारा यहाँ पर ना तो लेनदार पे कोई असर पड़ा है और ना ही कैपिटल पे कोई असर पड़ा है, तो इस प्रकार से हम वही संख्या रख सकते हैं। न्यू इक्वेशन में जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी, उस न्यू इक्वेशन को इस प्रकार से रखेंगे EQUATION। इस न्यू इक्वेशन में 2.5 लाख में से 90,000 घटा दिए तो हमारे बचे 1,60,000। जबकि 20,000 में यदि हमारा माल बढ़ गया है तो 20 में 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000। प्लस हमारा डेप्टर्स पे कोई असर नहीं है, प्रीपेड पे कोई असर नहीं है, लेनदारों पे कोई असर नहीं है दायित्व पक्ष पे, जबकि पूंजी हमारी उतनी की उतनी है 2,70,000। ये हमारी इक्वेशन देखी जाती है कि हमारा संपत्ति पक्ष और हमारा दायित्व पक्ष दोनों बराबर चल रहे हैं या नहीं। यदि हमारे संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष में कोई कमियां होती हैं तो हमारा सवाल यहाँ गलत हो सकता है। इसी प्रकार से अगली एंट्री देखें हम। माल उधार बेचा, उधार माल बेचा, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार माल बेचा, इसकी जो कॉस्ट है वो है 32,000। तो 32,000 का माल है, हमने बेचा है, तो भाई उधार बेचा है तो हमारे कैश पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो माल कम हो जाएगा वो कम होगा मात्र 32,000 का, क्योंकि जिसकी लागत 32,000 है। और जो हमारे डेप्टर्स हैं
वो डेप्टर्स हो जाएंगे, जो देनदार हैं, जो हमसे उधार माल खरीदेंगे, वो हमारे डेप्टर्स हो जाएंगे 50,000 के, क्योंकि उसकी जो लागत है, जो माल हमने बेचा है वो 50,000 का है। प्रीपेड पे कोई असर नहीं है, यहाँ पे लेनदार कोई असर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब देनदार और बढ़ गए तो देनदार 50,000 के देनदार में से 32,000 का माल कम करेंगे तो 18,000 के देनदार हमारे और बढ़ गए। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन अलग बनेगी। अब न्यू इक्वेशन में 1,60,000 तो कैश के रूप में रहेगा, प्लस 1,10,000 में से 32,000 घटाएंगे तो ये 78,000 का हमारे पास अभी भी माल है। और तो और 50,000 का हमारे पास डेप्टर्स और प्रीपेड में कुछ नहीं है हमारा अभी। लेनदार अभी भी हमारे शून्य हैं, और यहाँ 2,70,000 और प्लस 18,000 यानी 2,88,000 हमारी पूंजी हो गई। ये हमारा फ़ायदा हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेतन दिया। अगर हम किसी भी कर्मचारी को वेतन देते हैं, ऐसे LARY पेड, तो जब सैलरी पेड करते हैं तो हमारे कैश से अमाउंट कम होती है, तो हमने कम कर दें। 8,000 का वेतन है, नगद देंगे हम उसे। स्टॉक पे हमारा कोई असर नहीं पड़ा, स्टॉक हमारा जितना है उतने का ही रहेगा। डेप्टर्स जितने के हैं उतने के ही रहेंगे, इन पे भी कोई असर नहीं पड़ा है। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस है नहीं है। लेनदार पे कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन हम जब कैश को अपने मतलब 8,000 की सैलरी को हम अपने कैश से कम करेंगे तो 8,000 की सैलरी को कम करने पर हमारी पूंजी भी कम हो जाएगी। और इस प्रकार से जो न्यू इक्वेशन है वो और आएगी। क्या होगी? 1,60,000 में से अगर हम 8,000 घटाएं तो 1,52,000 प्लस स्टॉक पे कोई असर नहीं है, 78,000 का ही स्टॉक है। डेप्टर्स पे कोई असर नहीं है, 50,000 के ही डेप्टर्स हैं। प्रीपेड पे कोई असर नहीं, मतलब प्रीपेड का कुछ हुआ ही नहीं है। लेनदारों पर कोई असर नहीं है। और हमारे जो पूंजी है, पूंजी में से धनराशि कम हो जाएगी और ये 2,80,000 बच जाएगी। इस प्रकार से ये न्यू इक्वेशन कहलाएगी। और अब पूर्वदत्त बीमा की बात करें हम। पूर्वदत्त बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस कैश पे प्रीपेड हम किसी को देते हैं तो कैश में कम हो जाता है भाई, जब नगद देते हैं तो। स्टॉक पे कोई असर नहीं, डेप्टर्स पे कोई असर नहीं, और प्रीपेड हमारी संपत्ति है। लेनदारों पे कोई असर नहीं, यहाँ तक कि कैपिटल पे भी कोई असर नहीं। जब कैपिटल पे कोई असर नहीं तो यहाँ पर जो न्यू इक्वेशन होगी
वो इस प्रकार से होगी, 1,51,500 प्लस 78,000 प्लस 50,000 प्लस 500 बराबर 0 प्लस 2,80,000। नेक्स्ट, ये न्यू इक्वेशन है आपकी आखिरी पॉइंट है आपका अदत्त वेतन, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अदत्त का मतलब होता है देना बाकी है, और जो चीज़ दी जाती है वो हमारी दायित्व के रूप में होती है। इससे हमारे कैश पर कोई असर नहीं, लेकिन हमारे लेनदार 2,000 से बढ़ जाएंगे क्योंकि देना बाकी है भाई उन्हें, और हमारा जो पूंजी है उसमें से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। इस प्रकार से जो न्यू इक्वेशन होगी वो 1,51,500 1,51,500 प्लस 78,000, इस पर कोई वजन रखता है, प्लस 50,000 प्लस 500 बराबर 2,000। ये दायित्व हो गए हमारे, क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज बढ़ चुकी हैं हमारी, और 2,000 रुपये इसमें कम हो जाते हैं, तो ये 2,78,000 अमाउंट रहेगी। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है, और हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो संपत्ति पक्ष का योग है वो दायित्व पक्ष के योग के बराबर है या नहीं। यदि संपत्ति पक्ष का योग बराबर है दायित्व पक्ष के योग से, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। धन्यवाद।